Okay, I hope now it's recording. So I'll try to share the recorded link as well. MS Teams के ऊपर आप में से है कोई यूनिवर्सिटी के MS Teams है अकाउंट बना हुआ, मतलब आपका है ना? चलो ठीक है, तो I'll invite you. आप फिर उसका अकॉर्डिंगली वीडियो शेयर कर लीजिएगा सबके साथ, ठीक है? If I can invite right now, let me see. Point. I think screen can be shared, so वो automatically slides भी show हो जाएंगी. अच्छा, तो let's start from the discussion जहाँ हमने close किया था. If I remember correctly, आप लोगों से सब लोगों ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दी थी, उनमें हमने क्रिटिक की थी, कोई ठीक है गलत है, कोई इसमें कमी पेशी है, तो वो हमने डिस्कस किया था. तो कौन कौन रह गए? आप दोनों रह गए थे और बाकी सब ने दे दी थी. आपकी रह गई थी 3, बाकी आप भी रहते. तो क्यों नहीं आए जूम पे आप, क्या इशू था? अच्छा चलो, चलें फिर हम ये करेंगे अभी. बाय द एंड ऑफ लेक्चर आपने फिर मुझे याद कराना है, एंड ऑफ लेक्चर तो हम फिर आपकी प्रेजेंटेशंस सुन लेंगे. अभी हम यूजुअल कंटेंट जो आज हमने कवर करना है उसको हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा. जो लेक्चर कंटेंट में मैंने चीज़ें कवर की थी लास्ट, दैट वाज रेफरेंसिंग सिस्टम्स हमने कवर किए थे, जिसमें एक ऑथर डेट सिस्टम था और एक IEEE स्टाइल था. उसके हमने डिस्क्रिप्शंस देखी थी कि वो कैसे चीज़ों को डिटेल में किसी रेफरेंस को बताता है. और उसमें फिर मैंने आपको कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी बताई थी, और मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि आप सब ने अपने अपने रेफरेंसेस को अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड कन्वर्ट करना है. जो असाइनमेंट्स या टास्किंग मैंने आपको दी थी उसमें आपने अपने रिसर्च पेपर्स हैं वो एज पर टॉट पैटर्न्स, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल क्राइटेरिया हमने पढ़ा, कॉन्फ्रेंस पेपर्स में क्या देखा जाना चाहिए, जर्नल पेपर्स में किस तरीके से चीज़ों को देखा जाना चाहिए. अगर मैं सिंपल ब्रशअप करूं, कॉन्फ्रेंसेस की क्वालिटी डिपेंड करती है सीरीज नंबर पे, किसी बैनर के नीचे हो रही हैं, और जो उनकी इंडेक्सेशन है, स्कोपस में इंडेक्स्ड हैं या नहीं है. ये कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप देख सकें तो दे कन्वे द क्वालिटी क्राइटेरिया. सिमिलरली जर्नल्स के बारे में हमने देखा कि जर्नल्स जो होते हैं वो ऐसी चीज़ होती है जो पीरियोडिकली पब्लिश होती है, इशू नंबर वॉल्यूम नंबर्स होते हैं, और इनकी क्वालिटी की जो इंडिकेशंस हैं वो ये है कि ये अगेन स्कोपस पे वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड हो. अगर इनका इम्पैक्ट फैक्टर है तो JCR में होंगी, अगर इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो मास्टर जर्नल लिस्ट में एटलीस्ट ज़रूर हो, इंडेक्सेशन हुई हो. इम्पैक्ट फैक्टर के अलावा हमने देखा था कि एक और पैरामीटर होता है जिसको हमने नाम दिया था स्कोपस जनरल रैंकिंग सिस्टम SJR. वहां पे उसका कोई नंबर होना चाहिए. H इंडेक्स हमने पढ़ा था, H इंडेक्स एक वैल्यू होती है, वो क्या चीज़ है? HJRS सिस्टम है HEC का, उसको खोल के देखा था कि उसके ऊपर WXYZ कैटेगरीज में जर्नल्स क्लासीफाई होते हैं. कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जो कि आप जर्नल्स के हवाले से देख सकते हैं. और उन चीज़ों को देखते हुए जो रिसर्च पेपर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो इन सब क्राइटेरिया को मैक्सिमम फिल कर रहे हो, तो उनको सेलेक्ट करके आप पढ़ें और उससे अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपनी मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकें. सो विद दिस बैकग्राउंड रिसर्च पेपर्स जो है वो आपके कुछ ना कुछ आपने निकाल लिए हैं, एंड यू हैव सम इंडिकेशंस जिसकी आपने प्रेजेंटेशंस भी दी थी कि जी ये अच्छे आर्टिकल्स हैं. और फिर मैंने कहा कि इसके अंदर से बेसलाइन आर्टिकल फिगर आउट कर लीजिए. अगर आप थीसिस नहीं कर रहे तो उस केस में ज़रूरी है, अगर थीसिस कर रहे हैं तो हो सकता है आप थीसिस के पर्सपेक्टिव से अपने सुपरवाइज़र और कुछ और आपके एक्सपीरियंसेस के अंदर ऐसी चीज़ें हों कि आप किसी बेसलाइन पेपर को भी रखें, साथ कुछ और नई चीज़ बीच में इनकॉर्पोरेट कर सकें ताकि आपकी एक मेथडोलॉजी डिफाइन हो सके. सो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें जब शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं आप, तो अब मैंने आपसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आपने अपनी मेथडोलॉजी की ब्लॉक डायग्राम मुझे प्रेजेंटेशन में दिखानी है जो आपने लास्ट प्रेजेंटेशंस दी हैं. सबकी जिनकी हो गई थी उनको मैंने एडिशनल टास्किंग पर ये दी थी कि अब आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए 3 रिलेटेड रिसर्च पेपर्स जो हैं उनकी मेथडोलॉजी को भी निकाल के एज अ लिटरेचर रिव्यू इसमें प्लेस करेंगे. जी ओके, बेसलाइन पेपर तो ये है,
बट और इस तरह के जो रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं वो इस तरीके से हुए हुए। पहले पेपर ने ऐसे काम किया हुआ है, दूसरे ने ऐसे काम किया हुआ है, तीसरे ने ऐसे काम किया हुआ है। एंड बाय दैट आई मीन देयर मेथड, नॉट द फ्लो ऑफ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर की जो फ्लो है या रिसर्च मेथडोलॉजी वो नहीं बतानी, उसकी मेथड को पढ़ के उसको एक्सप्लेन करना है ब्लॉक्स के अंदर कि वो कैसे अचीव कर रहा है अपने काम को। दिस वाज द टास्किंग। ठीक है, तो ये एज फार एज अभी तक जो चीजें आपने की हैं इसमें मोस्टली चीजें आपने की हैं जो कि प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से और रीडिंग के पर्सपेक्टिव से, ऐसा ही है। और अभी राइटिंग वाला फिनोमेना जो है वो आपने अभी तक शुरू नहीं किया। मैंने आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने आपको कहा हो कि जी आप एक सेक्शन लिखें अपने बेसलाइन पेपर से और वो एज एन असाइनमेंट सबमिट करें। तो आज हम जो थोड़ी चीजें देखेंगे उसके बाद हमने अब ये होमवर्क करना होगा कि हमने अपने थीसिस या प्रपोजल, इनफैक्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट के बाद थीसिस लिखा जाता है, तो थीसिस की कुछ जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट की कुछ चीजें वो थीसिस में इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। तो उनमें जो सबसे एक अहम चीज या सही कि सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन जो है वो अब आपने उसके हवाले से कुछ चीजें लिखनी होंगी। तो जो पंच लाइंस आपने जहन में रखनी है, हम इनकी कुछ फर्दर चीजें आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन सेक्शन जो होता है वो आपको नजर आएगा। अगर आपको याद हो रिसर्च प्रोसेस मैंने एक एक्सप्लेन किया था क्लास में। रिसर्च प्रोसेस में आपने देखा था कि चैप्टर्स थे थीसिस के। पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन का, दूसरा चैप्टर था बैकग्राउंड लिटरेचर रिव्यू का, तीसरा चैप्टर था मेथोडोलॉजी का, चौथा था रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का, और पांचवा था कंक्लूजन का। तो ये जो चैप्टर्स हैं सारे के सारे थीसिस के, इन्हीं के अंदर से कॉम्पैक्ट करके एक एक सेक्शन आपके रिसर्च पेपर में लिखा जाता है या आपके रिसर्च प्रपोजल में आता है। तो एक जो पहली चीज आप सबने लिखनी है वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो कुछ पहले दिमाग में हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। सो इंट्रोडक्शन के लिखने के लिए जो पंच लाइन जहन में रखनी है वो तीन है। नंबर एक ये कि इंट्रोडक्शन सेक्शन या चैप्टर में जो चीज सबसे पहले लिखी जाती है वो होती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कराएं। जिस प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन दे रहे हैं अपने मेथड के अंदर, वो एक मसला है, उस मसले को इंट्रोड्यूस करना इज द फर्स्ट थिंग। पहले दो तीन चार जो पैराग्राफ्स हैं, यू नीड टू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम, किन किन लोगों को फेस हो रही है और ये क्या इसके प्लसेस माइनसेस हैं इस इशू के जिसको आप रिजॉल्व करने जा रहे हैं। So the first punch line is introduction of the problem. Second punch line within the same section is significance of the problem or importance of the problem. Importance of problem के ऊपर आप दो तीन पैराग्राफ्स लिखने चाहिए कि क्यों मसला अहम है, why people are addressing this issue, why you are addressing this issue. So उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंस बताने के लिए जो चीज देखी जाती है वो ये है कि अगर ये प्रॉब्लम ऐसी है जो दुनिया भर में सीधा सीधा मुल्कों में हल की जाने की कोशिश की जा रही है और उनके रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वो आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में मेंशन करते हैं क्योंकि जी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन एशिया के अंदर, चाइना, कोरिया, जापान के अंदर से कोई एक ग्रुप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ये मसला उसका उन्होंने इस तरह से सॉल्व किया है। अमेरिका के अंदर भी कुछ रिसर्चर्स हैं, जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उनमें एफिलिएशंस लिखी होती हैं, एफिलिएशंस मेंशन्ड होती हैं। तो ऐसे रिसर्च पेपर फिगर आउट करने हैं जो कि एक खास किसी एरिया या किसी खास ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स को रीजन वाइज इंडिकेट कर रहे हो, उससे ये फीलिंग आती है कि ये प्रॉब्लम दुनिया भर में फेस की जा रही है और इसको लोग हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इट इज कन्वेइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। सो वो जो पेपर्स हैं वो आपने अब ढूंढने हैं और अकॉर्डिंगली उनको उनको डिस्कस करना इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर, विच विल कन्वे द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। Remember, there is a separate section, literature review, which will be covering detailed solutions, detailed existing solutions, which may not depend on regions. वो आपने generally 10, 12, 15 पेपर्स वहां डिस्कस करने होते हैं, बट उनके अंदर से वो पेपर जो कि रीजन वाइज इंडिकेट कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम जो है ये दुनिया भर में रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, वो आप ले आते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर। So first thing is introduction of the problem, and second is the significance of the problem. And the third thing which is there, which should be inside your introduction section or introduction chapter, is introducing your own solution. आप कैसे हल करना चाह रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन दें, बताएं, डिस्क्राइब करें थोड़ा सा शॉर्टली सब। Again, I remind you that there is a separate section on your methodology. So details will go there.
उसका एक कॉम्पैक्ट एनालिसिस आ जाएगा इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर। तो ऑलवेज लास्ट 1-2 पैराग्राफ्स अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ते भी हो तो आपने देखे होंगे आखिरी 2 पैराग्राफ्स में इस तरह की बातें की होती हैं कि मेरा सोल्यूशन इस तरह का है और वो ये चीज़ अचीव करेगा, ठीक है। और फिर मैंने सेक्शन इस तरह से रखे हुए हैं, सेकंड में ये बात कर रहा हूँ, थर्ड में, फोर्थ में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ योर solution. तो 3 things should be there in your introduction section, which is now your next assignment as well, जो आपने written में submit करनी है out of your proposed area जो आपने finalize किया है और जो आप research paper पढ़ रहे हैं, इसमें से आपने एक introduction section लिखना है और वो next class में written form के अंदर आपको लेकर आना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने आपको अलग से बताई है। अब ये लिखने वाला काम है, which you should need to टाइप करना चाहें, हाथ से लिखना चाहें, आपकी चॉइस है, बट मेक यूज ऑफ these three punch areas and then write it। राइटिंग की मिस्टेक्स को फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स या क्या गलतियां आप कर रहे हैं या जो है वो नहीं करनी चाहिए। नो लिमिटेशन, जनरली स्पीकिंग इंट्रोडक्शन सेक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो वो 1 से 1.5 पेज का होता है डबल कॉलम के अंदर, अगर आप सेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चैप्टर लिख रहे हैं तो अगेन गोज 3 to 4 5 पेजेस बेस्ड के आपने कितनी डिटेल वहां देना चाह रहे हैं। तो इस पे कोई रूल ऑफ थंब या कहें कोई फिक्स वो नहीं है, नंबर ऑफ वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो मुनासिब समझते हैं कि मेरा कंटेंट कवर कर रहा है उतना आप मेंशन करें। नहीं, आप अपने जब लिखें तो आप फ्लो में ऐसे लिखें, ये आपके जहन में हो ना तो आप एक ग्राफिकल दिमाग में चीज हो तो आप फिर अकॉर्डिंगली चीजें जमा करते हैं और फिर उसके अंदर से पैराग्राफ बनाते हैं, बट हेडिंग नहीं दी जाती या सब हेडिंग नहीं दी जाती। आप एक फ्लो में लिखेंगे, एक पेज पे नॉट मोर देन 4 पैराग्राफ्स, 3 to 4 पैराग्राफ्स पर पेज, मे बी 2 पेजेस अगर आप पेपर लिख रहे हो, और अगर आप अपना ये से अपना रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं 1 से 1.5-2 पेजेस में अपना ये काम कंप्लीट कर लेंगे। 3 चीजों के नीचे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर सोल्यूशन। सो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन सेक्शन लिख लेंगे। सो ये चीज ध्यान में रख के आपने अपनी ये कहीं आप मेंशन कर लें, अपने ग्रुप पे शेयर भी कर लीजिएगा कि जी किस तरीके से ये आप मुझे सबमिट करेंगे। आई वुड रिक्वायर इट मे बी थ्रू ईमेल, ईमेल पे आपने मुझे फिर ये क्लास से पहले शेयर कर लेना है। वलीमा अटेंड करेंगे वलीमा दोपहर को, दोपहर के थोड़ी देर बैठ खाना तो लेट खा लेना, 2 बजे तक कर लेते हैं ट्राई टू। अब आप आए हैं तो थोड़ा सा इतनी दूर से आए हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप कुछ सुने बगैर चले जाएं, इसलिए just let me know whether we covered the originality, how or why we call something original। मैंने क्लास में मुझे तो याद पड़ता एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप जिस तरह आंखों से मुझे देख रहे हैं, आई टोल्ड यू जी कि क्या चीज ओरिजिनल होती है, किस तरह से अपने आप को अपने ओरिजिनल के सवाल का जवाब देना है। जी वी डिस्क्राइब दैट, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। हमने डाटा के पर्सपेक्टिव से ये बातें भी कर ली थी कि कब जो है वो आप पॉपुलेशन कैसे डिसाइड करते हैं, उसके अंदर सैंपल साइज कैसे लेते हैं, मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। आप अपने सुपरवाइजर से कंसल्ट करें, मेरा काम था आपको बताना कि देयर शुड बी सम सोर्स, नाउ यू फिगर इट आउट कि वो कहाँ पे होगी। रूल ऑफ 5 रूल ऑफ 10 से क्या मुराद है? जितने वेरिएबल होते हैं और जितने क्वेश्चंस आप के बनाते हैं उसको मल्टीप्लाई करें, जितना जो फिगर आती है उसको 5 या 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पॉपुलेशन साइज आ जाता है। तो ये कैसे है? तो ये पेपर सही है, पेपर की क्वालिटी क्या है, अच्छा पेपर है, बुरा पेपर है? आप खुद सोचो एज अ लेमैन कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सिंपल 5 वेरिएबल्स को नंबर ऑफ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करें तो पॉपुलेशन निकल आएगी? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट करेक्ट, समथिंग रॉन्ग। पॉपुलेशन तो ऑन ग्राउंड सर्वे से पता चलती है,
और आप मे बी थोड़ा सा चैट जीपीटी को यूज़ करें, सही है। बहुत सारे एफिलिएटेड टूल है ना, रिलेटेड चीज़ें हैं। गूगल स्कॉलर पे भी देखने की कोशिश करो। से अगर मैं आपसे वैसे पूछूं, आई कैन सर्च इट फॉर यू। मैं अभी आपके सामने इसको सर्च भी कर लेता हूँ, आपका सवाल का जवाब यहीं से निकल आएगा। आप थोड़ा प्री मेच्योर शायद मेरा सोच रहे हो या जवाब दे रहे हो, बट आई थिंक इट कैन बी इजीली फिगर्ड आउट। से क्या आप किस चीज़ की पॉपुलेशन ढूंढना चाह रहे हो? ऑफ कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन से कौन रही? तो ये तो आपने सोचना है ना कि कौन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन में मजदूर भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, उसमें आपके एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। अब आप किन को टारगेट करना चाह रहे हैं? मैनेजर्स है। प्रॉब्लम किसको आप सॉल्व कर रहे हो? किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो? प्रोजेक्ट डिले क्यों होता है, स्टेक होल्डर्स ये चीज फिगर आउट करना चाह रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस किन से करोगे? जो क्वेश्चन आंसर या सर्वे है उनके लिए किन लोगों को आप अप्रोच करेंगे कि ये चीज निकाल सकें कि जी स्टेक होल्डर ये चेक करना चाह रहा है कि एक प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो हु शुड बी योर ऑडियंस टू टू टॉक टू, जिनसे ये चीजें या रीजंस निकलेंगी? सोचा है कुछ? सोचा ही नहीं है तो फिर तुम्हें कैसे? सोचो, अभी सोचो। आप मजदूरों को जाके सवाल जवाब करेंगे, या जो आपके कंस्ट्रक्शन के कौन से लोग हैं, मतलब वो कोई नाम होगा ना उनका। कंस्ट्रक्शन मैनेजर तो कोई चीज नहीं होती। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट टाइटल ऑफ द पर्संस whom you are addressing. कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, तो सोचना है ना आपने। तो आप बताएं क्या आपके ख्याल में आता है? कंस्ट्रक्शन मैनेजर तो कुछ नहीं होता, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आई नो इट। शायद ये टर्म मुझे तो और सी लग रही है, स्टिल आई कैन सर्च इट फॉर यू। इट इज नॉट गिविंग मी एनी डाटा, आई डोंट थिंक सो। साइज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक मुझे जवाब दे रहा है यहाँ पे वो। व्हाट इज द साइज ऑफ पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन मार्केट साइज वाज दिस मच बिलियन, तो ये तो डॉलर्स में वैल्यू बता रहा है। बट लोगों के बारे में आपने पूछना है, वो कौन से लोग हैं, वो अब आपको सोचना है उनके ऊपर कि मैं क्या करूं। हाउ मेनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज आर देयर? 10,000 फर्म्स हैं जो कि इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटर्स हैं। मे बी उनके सीईओ से आपने बात करनी है सिर्फ, तो 10,000 तो ये पॉपुलेशन बन जाती है पाकिस्तान की, सिर्फ अगर सिर्फ सीईओ से बात करें। एवरेज नंबर ले लूं मैं तो एक सीईओ होगा, उसके नीचे 4 बंदे बोर्ड ऑफ गवर्नर में होंगे, 5 बंदे, तो 50,000 बंदा हो गया। तो हाँ, तो देखो, मैं ये भी आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सुपरवाइजर आपको हाथ नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं आएंगे, चाहे आप कैलटेक में हो, एमआईटी में हो, आप स्टैनफोर्ड में हो। Supervisor is extremely busy. They are doing lot of things. They will be willing या they will be happy to have options from you. आप जाएं, आप लेके जाएं कि सर मैंने ये देखा है, ये जवाब ठीक है, ये जवाब ठीक है, ये जवाब ठीक है। वो आपको पसंद भी करेगा और आपको टिक कर देगा, "हाँ यार बेटा ये है आपका ठीक रास्ता, इस पे चले आप।" अगर आप उसी से एक्सपेक्ट करोगे कि वो मुझे बताए, तो आप खुद सोचो, अगर डॉक्टर उमर इज योर सुपरवाइजर, he will now open something for you, he will start searching, then for that he may get a time after 1 month, तो अफेक्ट तो आप होंगे। तो अपने काम को इंटेलिजेंटली स्मार्टली रिड्यूस करना होता है आपने, तो उसके लिए आपकी एफर्ट ये होनी चाहिए कि आप 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन साथ रखें, पहले एक्सप्लोर कर लें। और आप जब खुद एक्सप्लोर करोगे, अभी तो बहुत चीजें ऐसी हो गई हैं कि आपको कदर आसानी ऑनलाइन टूल से हो जाती है। और फिर भी इशू है तो हाँ, फिर आप ले जाएं कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रही, 4 में से मुझे काइंडली इंडिकेट कर दें और वजह बता दें, तो वो आपको ऑन ऑन सेट एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि वो पहले खुद देखे और फिर मुझे बताए, फिर इट मीन आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ते और टाल दी, चीजें आगे चली गई, वो भूल भी सकता है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें, देखो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो हैं, और ये दिस विल नॉट ओनली विद डॉक्टर उमर, इट विल बी विद यू एज वेल वंस यू ग्रो इन योर करियर्स। तो ये ऐसे ही है। तो इसको जितनी जल्दी आप समझ लें और समझ के जितना आप असिस्ट कर सकें अपने लोगों को, उतना आपको ही फायदा है। ठीक है तारिक हमीद, इधर ही हो, की बात है। तो ये चीजें जो है ना सोचनी है आपने। तो अभी मेरे ख्याल में आपकी आपकी जो पॉपुलेशन बनती है, जो आपका मुझे प्रॉब्लम समझ आ रहा है ना, उसमें आपने जो हायर आपके हायर हायर पेडेस्टल पे जो लोग बैठे हैं ना, उनसे आपने कुछ पूछना होगा, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं जी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं अगर कोई प्रोजेक्ट डिले करता हूँ तो मसले क्या थे। एक मजदूर से पूछेंगे तो उसको तो इससे कोई गर्ज नहीं है, वो तो उसको तो अपनी डेली वेज से कंसर्न है, तो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई क्वेश्चन आंसर करने चाहिए आपको। वो जो उनके डिपार्टमेंट के वो लोग हैं जो कि शायद
ऑपरेशंस को डील करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर, जो मतलब से कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके अंदर एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होगा, जिसके बाद प्रोजेक्ट आता होगा वो उसको हिस्सों में तोड़ता होगा और फिर अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट कराता होगा। उन लोगों से आपको इंटरेक्ट करने की जरूरत है। तो वो अगर ये जिस तरह ये मुझे डाटा नजर आ रहा है कि 10,000 के करीब रजिस्टर्ड है इंजीनियरिंग काउंसिल में, ये आपका डाटा है। अब ये उसमें नहीं होगा जहां आप ढूंढ रहे हो, ये यहाँ पे इस जगह पे। तो आपको इंजीनियरिंग काउंसिल में जाके देखना पड़ेगा जी कितने लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये डाटा दे रहा है 10,000। आई एम नॉट श्योर ये ठीक है। मे बी गो बैक एंड सी एक्चुअल पीईसी पे जाके देखें आप, या किसी से पूछें यार कि कितने लोग हैं। लेकिन अगर इसको बिलीव कर लिया 10,000 अगर फर्म्स हैं तो इनके एक एक ऑपरेशंस मैन डिपार्टमेंट तो होगा ना, वहां पे एक एक बंदा तो होगा कम से कम। तो एक को अगर आप सेफली प्ले करें, 2 बंदे भी होंगे तो 20,000 प्लस आपकी पॉपुलेशन बनती है। तो अंदाजन उसको यूज करके अपना सैंपल साइज निकालें। वो कंस्ट्रक्शन फर्म्स डिसाइड करें फिर, जो कि आपके सैंपल के अंदर फिल इन होती हो, उनको अप्रोच करें, उनसे क्वेश्चन आंसर्स फिल कराएं, इंटरव्यूज करें और फिर अपना डाटा एनालिसिस करें। ठीक है, लेकिन यू आर स्लो, इट सीम्स कि आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। ये तो मैंने एक मिनट में कर दिया, तो ये आपको तो अब तो आज से 2 हफ्ते पहले कर लेना चाहिए। ठीक है जी। टीवी विल स्लीप, व्हाई टीवी विल स्लीप? स्क्रीन तो नहीं। टीवी विल स्लीप इन 5 minutes, डू यू वांट इट नॉट टू गो स्लीप? ओके कर दूं मैं? इससे तो ओके हो ही नहीं रहा, मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं। कहीं कहीं और से ही कुछ हो रहा है। रिमोट यहाँ पे तो नहीं है, देखिए आप कोई और ले आओ जाके। ठीक है जी, सो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कुछ। नहीं, तो इसको जरा इस तरह से एक्सप्लोर करें, या बाकी भी करें जिनका जिस तरह का काम है। बिकॉज आई लास्ट इन द प्रेजेंटेशन ऑल दीज क्वेश्चंस, तो ये पता होना चाहिए आपको कि पॉपुलेशन साइज क्या है, मेरा सैम्पलिंग साइज क्या है, किस तरह निकाल रहे हो, आंसर शुड बी देयर वीडियो। ओके सो अच्छा, ये चीजें हमने कवर की थी, और उसके बाद आई थिंक जो अगर आपने नोट्स आप कंसल्ट करें, और क्या ऐसी चीज थी जो कि लास्ट लिखी हुई है आपके पास, ताकि मैं उससे आगे लिंक कर सकूं कि ये चीज आपने पढ़ी थी जो क्लास में रेगुलर आने वाला है, वो जरा इसको देख लेगा। ग्रे जोन्स, अच्छा वो फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च, यस कलीम साहब के सवाल थे शायद कुछ, है ना, जिसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस पर हमने देखी थी एक दफा। साइंटिफिक रिसर्च को हमने कवर किया था, एक वीडियो दिखाई थी लास्ट मैंने आपको, इफ आई रिमेम्बर। ठीक है, जिसमें वो गैलीलियो गैलीली का एक्सपेरिमेंट जो है वो रेप्लिकेट किया गया था यूरोप में, तो वो हमने देखा था। दैट वाज द लास्ट थिंग। ठीक है जी, और इससे पहले लेक्चर में हमने रेफरेंसेस ही कवर किए थे, ऐसे ही है ना? ओके सो लेट्स डू सर्टेन, वैसे वो ठीक भी हो गया शायद खुद ही। अच्छा चलें, आज भी हम थोड़ा सा ये रीडिंग से मुताल्लिक की चीज़ें कुछ देखते हैं, जिसमें प्राइमरीली हमने देखना है राइटिंग पे। हम आते हैं, पहले आप लिख लेंगे तो फिर मैं राइटिंग को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि हाउ टू इम्प्रूव अपॉन दी, या क्या गलतियां आपने की हैं जब आप इंट्रोडक्शन अपना सेक्शन या पोर्टल लिख रहे हैं। अच्छा जी, ओके सो अभी चूंकि स्टिल योर स्टेज इज रिसर्च रीडिंग स्ट्रेटेजी, तो उसके अंदर हमने कुछ चीजें देखनी कि कैसे हम उसको कवर करें या देखा जाए। ओके सो देयर इज अ वेरी फेमस कोट रिगार्डिंग रिलेटेड टू रीडिंग स्ट्रेटेजी या रीडिंग हैबिट। पढ़ें इसको, क्या इसमें लिखा हुआ है और क्या इससे समझ आती है आप? जी तारिक, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, वो जो हलाकू खान वाला कॉन्सेप्ट था ना कि जला दो लाइब्रेरियां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप बस किसी कल्चर के अंदर ये डाल दें कि किस तरीके से वो किताबें पढ़ना छोड़ दें।
जो कि हमारे अंदर बहुत हद तक आ गया। अब शायद 1% लोग भी नहीं होंगे जो जिनके अंदर ये आदत हो कि वो कुछ चीज़ पढ़ते हों लोगों के किसी लिखे हुए चीज़ों को या बुक्स को, जिस तरह से जो एक गोरे में आदत है। अगर आप कभी ट्रैवल करें ना तो आपको नज़र आएगा कि जो दुनिया में लोग हैं ना वो दो चीज़ें साथ लेके ट्रैवल करते हैं। एक किताब होती है उनके पास और एक वाटर बॉटल होती है। अपनी वाटर बॉटल उनके हाथ में होती है और साथ बुक होती है। जहाँ बैठते हैं जस्ट ओपन देयर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग, डू नॉट लुक राइट लेफ्ट, दूसरों के गरिमानों में नहीं झांक रहे होते। तो वही हिस्ट्री वाला मूवी चैनल पर देते हैं मोटिवेशन इस पे देते हैं हाँ, फ्रॉम सीइंग टू बिलीविंग। इन्फोग्राफिक चीज़ों पे आप बिलीव करते हो ना। लेकिन ये कि ये आदत जो है ना, ये इस स्टेज पे आके फिर मैं और आप भी जवाब देते हैं कि हम सीइंग एंड बिलीविंग पे बिलीव करते हैं। लेकिन ये कि दिस इज द हैबिट व्हिच इज इनकलकेटेड सिंस योर चाइल्डहुड। अगर अपने बच्चों को आप अच्छी बुक्स पढ़ने की और उनको गिफ्ट में किताबें देंगे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होंगे कि अंदर जाके क्रिएटिवली बहुत सारे काम कर सकेंगे। और ये समझ नहीं आती जब तक आप ऐसा बच्चा ना देखें जो ये काम कर रहा हो। तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा ऐसे ऐसे लोगों में जो कि किताबों के आदी होते हैं और जो ऐसे लोग जो कि बस सिर्फ़ मूवीज़ देखने पे गुज़ारा करते हैं। बहुत वाज़ेह फ़र्क है उनकी ग्रोथ के अंदर। पार्ट में कि जैसे कि वहाँ पे जो अभी रिसेंटली है कि बच्चों की ग्रेडिंग क्राइटेरियाज और एग्जामिनेशन को अर्ली स्टेजेस से वो खत्म कर रहे हैं। बिकॉज उन्होंने ये देखा है कि जहाँ पे बच्चे को ये होती है कि यार मैंने एग्जाम में एस करने के लिए टॉप करने के लिए ये पढ़ना, देन ही गेट्स स्पेसिफिक रादर बीइंग जेनेरिक। मतलब अगर मुझे पता हो कि मैंने ए ग्रेड लेना है और मैंने 15 स्लाइडों का रटा मार के ए ग्रेड लेना है ना, तो आई वुड फोकस ऑन दैट रादर मैं पूरी बुक खोल के उस टाइम को इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि अगर मैं बुक खोलूंगी तो डेफिनेटली मैं कुछ चीजें मिस कर दूंगी जो कि एग्जाम में जी पर्सपेक्टिव्स डालते हैं। जी तो सर आई थिंक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ये जो मार्क्स और ए ग्रेड और हाई जीपीए, ये सिस्टम इस कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक रीज़न वो भी है, एक रीज़न हमारा सोसाइटी का भी एक थिंकिंग पैटर्न है ना, कि मैं और आप कभी इस पे सोचते भी नहीं है। चलें वो तो एक एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम है, चलो उसमें आप कह सकते हैं कि उसके ट्रेड ऑफ्स हैं, उसकी अच्छाइयाँ भी कुछ हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। वो तो सिस्टम इसी तरह चलते हैं, दुनिया भर में इम्प्रूव भी होते रहते हैं। डेनिश भी अगर इस सिस्टम पे आए हैं तो किसी तरीके से आए होंगे, पहले ऐसे नहीं थे वो। तो वो ठीक है। बट ये कि एज़ अ सोसाइटी भी अगर देखें आप, हम अपने घरों को देख लें तो क्या हम उसमें हमारे अंदर कोई ऐसा कल्चर है कि या कोई ऐसी आदतें हैं हमारे अंदर कि हम इस तरह की इस हैबिट को, ये क्योंकि एक हमारा वो था ना आपको मतलब जब आप छोटे होते हैं तो आपको कहते हैं ना जी कि आपकी हैबिट्स क्या हैं? आप लिखते भी हैं। जैसे अब जब आप कहीं किसी सरकारी उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो आपकी हैबिट्स भी पूछते हैं। तो आप लिखते हैं जी रीडिंग मेरी हैबिट है। हॉबीज़ जी हाँ, करेक्ट वर्ड हॉबीज़ है। तो क्या हमारे बच्चों की अभी हॉबीज़ में ये चीज़ शामिल है? बुक रीडिंग? Sir, अब नहीं, my father-in-law was, he's no more, he was a writer. And that thing has come in all of my husband's siblings, including my husband, that they read and write a lot. जी। And he intentionally does it in front of my kids just to show I don't have any hobby of reading or writing because it was not in my family. But he does. So he the other day they were having dinner and he said that I'm reading book in front of them just to show them that this is something which can be done rather watching Cocomelon all the जी, जी, ऐसे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और देखिए ना अभी ये चीज़ इस वजह से वो उनका बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि अभी जो बच्चे हैं वो उनका एक अब जो है बिल्कुल ही एक स्टाइल ऑफ वर्किंग ही चेंज हो गया। अभी आप आगे जब से आज से 10 साल बाद यही बच्चे बड़े होंगे जो आजकल के बच्चे हैं तो ये आई डोंट नो ये व्हिच टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग दे विल बी बिकॉज़ दे आर जस्ट बेस्ड ऑन द iPhone और मे बी iPad और तो उनको कुछ समझ या और कोई ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका ही समझ नहीं आता उनको। तो अब हाउ वी दिस इज़ द राइट टाइम टू करेक्ट सर्टेन थिंग्स एज़ वेल इन आवर फैमिलीज़। तो दिस पर्सपेक्टिव से सबको सोचना चाहिए। ये एक अलार्मिंग है कि वो आसानी है हमें कुछ चीज़ आसान लगती है कि एक बच्चे को आप पकड़ा दें, वो आराम से जो है ना 24 घंटे भी रखा रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा वो। लेकिन ये आदत जो हमने डालते जा रहे हैं और अब ज़्यादा आती जा रही है, इससे बहुत खराबियाँ होती जा रही हैं। तो ये अभी इसको कैसे रोकना है, इसमें हम कुछ सोचेंगे तो रोकेंगे ना। तो इस पे ज़रूर इस सोसाइटी के गलत चीज़ को ठीक करने के लिए अपना रोल प्ले करें आप सारे। कहीं न कहीं जहाँ देखते हैं उसको आप कैसे ठीक करेंगे। मेबी जो बच्चा खराब हो गया चले उसको आप आगे वाले को तो कम से कम आप ठीक कर सकते हैं ना, जब इन्हें से आपके इंशाल्लाह को एटलीस्ट या जो अभी स्टेज के ऊपर है कि उसने कुछ शुरू करना है, आप एक पौधा लगाएँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो आगे भी बढ़ जाएगा।
तो इसको ज़रा इस पर्सपेक्टिव से ज़रूर देखें ताकि इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हों। तो अगर मैं इसी पर्सपेक्टिव से आगे लेके चलें, जो हम रिसर्च के पर्सपेक्टिव से रीडिंग करते हैं उसमें बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जो कि हमने कवर करनी होती है। जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि जब भी आपने कोई आइडिया डिफाइन करना है, क्योंकि एक फॉर्मल रिसर्च है, तो आइडिया डिफाइन करने के लिए हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो उसी आइडिया को वेरीफाइड फैक्ट्स के साथ बयान कर रही हो, और हमें ये पता चले यार कि इसका हाईवे क्या है, इस रास्ते को या इस सोल्यूशन को अचीव करने के लिए मैं किस रास्ते को फॉलो करूं, किस पुल पे से गुजरूं, किस अंडरपास में से गुजरूं, तो मैं अपने रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं सिर्फ एक चीज सोच लूं अपने दिमाग में तो शायद मैं उस रास्ते को डिफाइन नहीं कर सकता। सिर्फ मुझे एक टारगेट पता है बट टारगेट का रास्ता नहीं पता। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ और आप सारे पढ़ भी रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि उस टारगेट को अचीव करने के रास्ते लोगों ने बताए, तो वो रास्ता मेरे लिए इसलिए अहम हो जाता है कि अब मेरे लिए आसानी है कि हाँ जी मैंने ये रास्ते पे चलना है, तो मैंने ये ग्राफ बनाना है, ये टेबल बनाना है, ये बेंचमार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ये वेरिएबल्स रखने हैं, ये वेरिएबल्स ऐड करने हैं, ये डिलीट करने हैं, तो मैं एक रीजनेबल फॉर्मल रिसर्च करने के काबिल हो जाऊंगा। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम चूंकि इससे पहले रिसर्च करते हैं नहीं, ये मास्टर्स में आगे पहली दफा रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च की भी रिसर्च को पढ़ना जरूरी है ताकि उससे हम सीख सकें, आइडियाज मिले हमें कि क्या इसके अंदर इसने बयान किया हुआ। उस पर्सपेक्टिव से रीडिंग इज टू ऑल ऑफ अस। एंड देन जो रीडिंग की रिसोर्सेज है उन पे हमने बात की है कि उनमें किस तरह से क्वालिटी को इंश्योर करना है ताकि गलत रास्ते पे ना चल पड़े, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस। सो पब्लिश्ड रिसर्च पढ़नी हमारी जिम्मेदारी है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, सारे सोल्यूशन वहां पे गिवन है। सो दीज ऑल थिंग्स अप्लाई टू योर रिसर्च रीडिंग, द रीडिंग ऑफ योर रिसर्च पेपर्स। इट विल गिव यू आइडियाज, इट विल गिव यू समथिंग जो कि लाइक mentioned कि it will broaden your perspective, it will give you context of your work, means background of your work. Sometimes जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यानी अगर सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप पर्सनली भी काम करें और लोगों के एक्सपीरियंस से भी गेन करें, अपने आर्ग्यूमेंट्स को लीगलाइज कर सकते हैं, और मे बी इट कुड चेंज योर माइंड एज वेल कि जो मैं काम कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने जो सोचा था वो तो ये नहीं है, पब्लिश्ड रिसर्च तो ये नहीं बताती, तो यू कुड चेंज योर थिंकिंग्स। और ऑफ कोर्स लास्ट वन इज फ्रॉम द लाइटर मोड, क्या हर बंदा जो लिखता है वो चाहता है कि लोग उसके काम को पढ़े, तो ये वजह भी बनती है कि बाज़ औक़ात जस्ट बाय द अट्रैक्शन ऑफ द आर्टिकल्स, जस्ट बाय द अट्रैक्शन ऑफ टाइटल्स, जस्ट बाय अट्रैक्टिंग टू द नेम ऑफ ऑथर, यू आर कन्विंस, या आपके पास के दिमाग में एक वैल्यू है कि इसकी एक ग्लैमरस वैल्यू है इस राइटर की, तो यू मे रीड बेस्ड ऑन दैट एज वेल। सो दैट इज देयर आर फ्यू अदर रीजंस, कुड बी अदर रीजंस एज वेल। और अगर हम स्टेजेस की बात करें तो देयर आर 3 स्टेजेस इन विच यू रीड। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ योर रिसर्च। वंस यू स्टार्ट या डिफाइन योर टॉपिक स्पेसिफिकली, देन यू विल रीड फॉर जो कि आप कहें कि रिफाइनमेंट ऑफ योर आइडियाज, दैट इज ड्यूरिंग योर रिसर्च। एंड वंस यू कंप्लीट योर रिसर्च, उस मौके पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू ऑल विल बी एबल टू राइट अ रिसर्च पेपर योरसेल्फ। सो यू विल रीड कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च, इसको लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। लाइक अगर आपसे कभी किसी का कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हो, एनीवन जो कि कहीं पहले से रिसर्च कर रहा हो, तो आप देखेंगे आपका दिल करेगा ओके यार लेट्स गो ऑन टू द गूगल साइटेशंस एंड सी कि मेरे काम को कोई लोग पढ़ के साइट कर रहे हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट, राइट। और अगर आपने से कभी की जिंदगी में कोई किताब लिखी हो तो आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं देखूं कि इसको मार्केट में लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। जो आपके राइटर्स रिश्तेदार हैं उनसे अगर आप ये कभी डिस्कस करें तो वो दे विल टेल यू कि हाउ हैप्पी अ पर्सन गेट्स वंस समथिंग ऑफ हिज आइडिया इज एक्सेप्टेड बाय ऑडियंस। इंशाल्लाह आप लोग रिसर्च पेपर्स लिखेंगे, जब आपका पहला रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होता है ना, तो दैट इज अ वेरी हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ कि मेरा एक काम था, मैंने वो काम रिव्यू के लिए दिया और इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ने उसको एक्सेप्ट करके मेरे काम को मान लिया कि ठीक काम है। इट इज अ गुड फीलिंग विच यू थिंक। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजंस ये सारी वो स्टेजेस इसमें आपने पढ़ना है, और ये अगर ये आप सिस्टम के साथ इन नहीं रहेंगे तो यू विल बी ऑब्सलीट, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सिस्टम, आप फिल्टर आउट हो जाएंगे। लाइक ऐसे बहुत सारे लोग आप में होंगे, इसकी एग्जांपल इस तरह भी दी जा सकती है कि आपने पढ़ना शुरू किया बचपन से, आपने मे बी इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, और उसके बाद अगर आप छोड़ दें 5-6 साल 7 साल,
तो आप सिस्टम में इतनी चेंजेस आ चुकी होती है कि आप जब दोबारा आते हैं तो आप कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ें हैं, कुछ आपको समझ नहीं आती। ये बिल्कुल उस तरीके से चीज़ ये एप्लीकेबल भी है। अच्छा, अब नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, लिटरेचर बहुत सारा है हमारे पास। मतलब मैंने आपको इस तरह से कहा था कि जो रीडिंग की जो चीज़ें हैं ना आपके पास, यानी आपने अपने टॉपिक पे सर्च करना है तो आप देखते हैं कि जी मैं जब कोई एक लफ्ज़ टाइप करता हूँ ना तो उस पे आपको मिलियंस ऑफ चीज़ें नज़र आती हैं। वी फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज़ दुनिया में चींटी से लेके हाथी तक हर चीज़ पे काम हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी मैंने आपका सवाल का जवाब दिया था कि अगर आपने कभी सर्च के दौरान ये देखते हैं कि जी मुझे एक चीज़ पे कोई चीज़ मिल नहीं रही है, तो इसका जवाब क्या है? Say if you are trying to find something and you are unable to get it, और ये आपका थीम था या रिसर्च आइडिया था, तो यार कोई नहीं, किसी ने आज पे काम ही नहीं किया इस पे आज तक, मैं तो पहला बंदा हूँ एंड मे बी अगर मैं इस पे काम करूँ तो शायद मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा, क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन टू वर्क ऑन दैट। ये आता ना दिमाग में बात, जब आप पहली दफा या दूसरी दफा या प्री मेच्योर स्टेज पे सर्चिंग कर रहे होते। लेकिन इसका जवाब क्या है कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो व्हाट इज द आंसर? इसका पहला जवाब ये है कि सैचुरेट हो चुका है एरिया। इसमें इट्स नॉट अ वर्दी टॉपिक टू वर्क ऑन, पीपल आर नॉट वर्किंग इन दिस एरिया बिकॉज इट इज गॉन, समथिंग न्यू हैज कम। वन रीजन। नंबर टू रीजन क्या है कि आप सर्च ही ठीक नहीं कर रहे, योर मेथड इज नॉट करेक्ट, आप मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो उस मकसद के पर्सपेक्टिव से फौरन आप ये कहें यार कि मुझे नहीं मिल रहा, तो ये नहीं हो सकता कि इस पे कुछ हुआ हुआ नहीं है। बहुत कुछ हुआ हुआ है, मैं ठीक नहीं हूँ, लेट मी improve, refine my research ideas, consult your people who are working in that area, सुपरवाइजर से बात करें, दोस्तों से बात करें, सर्चिंग के कुछ सिग्नल्स या जो पैटर्न्स है वो इम्प्रूव करें। सो वी मस्ट नो सर्टन स्ट्रेटेजीज जिसकी बेस के ऊपर हमने जो है चीजें सर्च करनी है। सो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किसको पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हमने क्रिटिकलिटी के बारे में बात की थी कि चीज को क्रिटिकली पढ़ना हो तो उसमें कोई हमें बाज़ औक़ात चीजें जो है ना, हम जैसे आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं तो आप पहली दफा में आपको रिसर्च पेपर की समझ नहीं आती। ई लेवल ये तो करीब ही है। लेट हो गया और कितने बजे है खाना? वैसे 2 बजे का टाइम था, मैंने क्या कौन? ढाई तक खाने का मसला नहीं रहता, प्रॉपर फीलिंग वाली इधर कौन है, कौन किससे मिलना है? वेरी टेक रिलेटिव है? कौन सा रिलेटिव? अपने से से अच्छा, तो उस कजन उसके भाई की शादी है, छोटे भाई की, तो ठीक है। फैमिली मेंबर है। ये फिर आप लेक्चर में आप ये ना सर आपने कहा रिकॉर्डेड अभी ले लो मुझे। ठीक। थैंक यू सर। हमने क्लास में क्रिटिकलिटी ऑफ रीडिंग के ऊपर कुछ चीज डिस्कस की थी कि एक आर्टिकल या एक चीज जो आप पढ़ते हैं, जैसा भी आप रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हो तो आपको रिसर्च पेपर की समझ नहीं आती बाज़ औक़ात कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पहली दफा में, दूसरी दफा में इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जी तारिक, तो हमने कोई क्रिटिकल रीडिंग के ऊपर कोई बात की थी कि किस तरह क्रिटिकली पढ़ना है हमने, कोई एक्सरसाइज कराई थी मैंने आपसे इसमें कि जी एक पैराग्राफ में आपको दूंगा, मैं आपसे कहूँ यार सर्च करो ये चीज इसके अंदर से, तो आप उसको सर्च करें। नहीं कराया? पक्की बात है? ओके, लेट्स डू एन एक्सरसाइज। एक अच्छी एक एक्सरसाइज है कि जस्ट टू हैव दिस फीलिंग कि यार ये दिस इज समथिंग जो कि इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। ऑल्दो अल्लाह ने जब इंसान को बनाया है तो ये इनबिल्ट हमारे अंदर कुछ चीजें हैं जो कि अल्लाह ने रखी हैं, और इनके कुछ फायदे भी हैं, डेफिनेटली इसलिए रखी हैं, बट इनको इम्प्रूव किया जा सकता है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रेट्स को। लाइक अगर मैं आपको ये एक पैराग्राफ शो करूँ, मैं कहूँ यार कि काउंट करें हाउ मेनी टाइम्स letter O has appeared in this paragraph। अपने अपने एंड पे अगर आप सिर्फ काउंट करें, राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी। तारिक को नींद आ रही है इसलिए मैंने आई थॉट के कभी भी नजर नहीं आया तो लाइट बंद कर दें। तो आप अगर इस पे पढ़ें how many times leaving the paragraph, reading the heading, अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उसमें ओ कितनी दफा है, just go to announce again, just note करने का आपको आप अपने से करते हैं।
आपने काउंटर ले रखा है काउंटर से जवाइयाँ नहीं लेती कौन जवाइयाँ ले रहे हैं इतनी जल्दी चलिए चले यार आपका नाम क्या है जुल्करनैन जी जुल्करनैन क्या नंबर है आपके पास 15 जी आपका नाम क्या है सर उसामा हाउ मेनी 16 जी 14 हमारा नाम नमान है जी अंसार 90 ओके हमारा नाम क्या है हाँ साल कितने दफा 15 ये कलीग सर Sir, including traffic 14. 14 आज आपका नाम क्या है और देखना मैं ही डाउन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डाउन करवाया ये पुलिस बता रहा है ये तो डबल हो गया लेकिन आपका 10 नंबर आया है काफी सर दोबारा क्यों नहीं कर जी तारीख 14 सर पर टॉपिक देखा जाए तो 17 है वैसे पैरा में देखा नहीं इसको टॉप को छोड़ दे सिर्फ पैराग्राफ है बस मैं इसमें आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उस टेक्स्ट के अंदर से मिलेगी इन्फॉर्मेशन पीछे आपसे तो वो इन्फॉर्मेशन यही है इसके अंदर से तो हम आपने इन्फॉर्मेशन निकाली होती है ना तो से मेरे लिए इन्फॉर्मेशन इस वक्त ये है कि आपने वो निकाला है तो आप अपने अंदर लोगों ने निकाला तो मिशन सुप्रीम से ब्रेक 16 है अच्छा जी सर बस मैं ऊपर वाले को मैं मना कर रहा हूँ तो से दोबारा रिपीट करेंगे तो जुल्करनैन कितने 115 जी समथिंग सर 16 14 साल 50 यार गरीब साल 14 हाँ जी डालें सर 14 क्या नाम है 14 जी आपका नाम महवेश आपका नाम सबा सफा मरवान तो आपने कितने दफा काम किया 14 नाम ठीक है तो आप कह रहे हैं 13 जी आप 14 तो यार ये कैसे हो सकता है कि आप सारे लोग पढ़ते पैराग्राफ दे कि है कोई मतलब नंबर रेंज कर रहा है अगर पहला वाला काउंट करूं तो 10 से लेके 17 तक तो ये तो कुछ ठीक नहीं है ना तो दोबारा फोकस करें और एक बार जरा कुछ समझ के काउंट करें इंफॉर्मेशन निकालें इसके अंदर से तो जो अभी नहीं निकली है कुछ निकला ये कुछ तकलीफ छुपी हुई है हाँ जी सर से शुमारी 14 सफा 14 जी क्या नाम है सॉरी आपका फाइनल 15 अंदर हो गई 15 चलो नोट जस्ट दिखा रहे अगर मैं तो एक काम नहीं कर रहा मैं कर 15 है 15 16 है 15 है तो डेफिनेटली नहीं अभी भी वाला सही नंबर बढ़िया है एक काम करते एक बार उधर खड़ा हो जाए सर और सारे इसके साथ काउंट कर अरे और भी ठीक है सिस्टर्स करते ना मैं सिस्टर ऐसे करता उसका कलर चेंज कर दो हां आपने डंडा लेके बंदा खड़ा हो गया आप काउंट करेंगे नंबर क्रिएट किया है लेकिन अभी इससे क्या चीज और ये कैन रिड्यूस कर सकते हैं डिडक्शंस क्या है एक ही पैराग्राफ एक सिर्फ पैराग्राफ 8-10 लाइनें नहीं है सब ये अगर रिसर्च पेपर देंगे तो उसके अंदर 8 पेजेस 10 पेजेस होते हैं
और इंफॉर्मेशन के अंदर छुपी होती है। अब आपने एक दफा किया, आपको नहीं कुछ चीजें मिली, कुछ नहीं मिली, आप दूसरी दफा किया, फिर कुछ उसमें फिर भी फंसे हुए थे, कुछ ठीक भी थे। आप हमारा हर एक का मेंटल लेवल से मतलब वेरी करता है और हमारा फोकस भी वेरी करता है। तो अकॉर्डिंगली उस फोकस उस मेंटल लेवल के साथ हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बात लोग पेपर एक दफा पढ़ के ही कहते हैं यार ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया। कुछ कहते हैं ओके यार जब मैं दोबारा करता हूँ हाईलाइट करूंगा, कुछ पॉइंट नोट करूंगा, तो कहते हैं कुछ समझ आनी शुरू हो गई। तीसरी दफा में कुछ और समझ आती है, चौथी दफा में कुछ और समझ आती है। यानी एक तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि यू नीड टू रिपीट योर दैट पर्टिकुलर पोर्शन। जितनी दफा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा दफा उसके अंदर से एक तो फोकस करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, नंबर 1, नंबर 2 रिपीट करें, रिपीटिशन के साथ पढ़ें, एंड नंबर 3 गाइडेंस के साथ पढ़ें। अगर somebody can guide you कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन ये है, go and see that, तो you will be much easier for you। तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा फिगर आउट हो जाता है, आप सुपरवाइजर या मे बी आपके कोलीग्स जो कि आपको गाइड भी कर सकेंगे इस रिसर्च पेपर में, फलां जगह पर इंफॉर्मेशन देखिए जो उसमें आपने पढ़नी है, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। But again, this is how we should improve upon our reading skills. To read more critically with more focus, ताकि you could extract the maximum information. अब इसके tools आपके अपने हाथ में, अपनी thinking है, highlight करना है, point note करने हैं, print लेने हैं। जितना आप सॉफ्ट में पढ़ेंगे उतना कम फोकस, उतनी कम अटेंशन होगी। जितना आप प्रिंट लेके पढ़ेंगे शायद ज्यादा फोकस कर सकेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो आप कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक कि मैंने ये पढ़ा। ये शमसुद्दीन 10 दफा बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल ही आपने अगर कैजुअल पढ़ेंगे तो फिर यही जवाब होगा, फिर आप बिल्कुल ही नहीं समझ नहीं आएगा। So this has to be kept in mind, but whenever you read and go through the research papers, because research papers को समझना और पढ़ना जो है थोड़ा सा टफ काम है, आसान नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं सोर्सेज पे चला जाऊं तो मैं अगेन यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो आप सोर्सेज जितने से आप पढ़ते हैं, बेतहाशा सोर्सेज हैं। आप इंटरनेट पे भी जाके सर्च करते हैं, स्पेसिफिक जर्नल्स कुछ प्रिंट फॉर्म में है, कुछ लाइब्रेरी में है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है, कुछ एक्सप्लोरर के ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ साइंस डायरेक्ट पे पड़ी हुई हैं, कुछ गूगल स्कॉलर पे है, कुछ गूगल के ऊपर है। तो एकेडमिक क्वालिटी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो हमने फिक्स किया है, उसके लिए अगर मैं सिर्फ इंटरनेट पे चला जाऊं तो देयर इज अ इशू, बिकॉज गूगल के ऊपर जब आप सर्च करते हैं कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई उसमें ऑथरशिप एकेडमिक अथॉरिटी कंफर्मेशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसको लोगों ने रिव्यू करने के बाद अपलोड किया हो। ठीक है कलीम साहब, रेलेवेंस के इश्यूज हैं। ठीक है मारिया, और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती है कि आप कुछ देर में यू जस्ट गेट बोर्ड, जिससे अभी आप इस लेक्चर से बोर हो गए। ठीक, मतलब शायद इंफॉर्मेशन ज्यादा जा रही है, ओवरलोड हो जाती है। तो आपका अगर वो खाना फिल हो जाए जिसके अंदर नॉलेज आ रही है, तो बस फिर नॉलेज गिरनी शुरू हो जाती है। जब वो गिरनी शुरू हो जाती है तो फिर आप सुकून में आ जाते हैं ना, मतलब सिस्टम भर गया ना आपका, तो यू गेट रिलैक्स्ड। वंस यू गेट रिलैक्स्ड तो आपके जो वो हैं जो एक्चुएटर्स हैं वो ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं कि जी बस अब मैं मेरे इंफॉर्मेशन या इससे ज्यादा मैं चीज जो है ना गेन नहीं कर सकता। नहीं है, बिल्कुल है, लोड है, फिक्र ना करें। ये आप आई एम श्योर आपने शायद ये पिक्चर भी देखी होगी कि इंटरनेट के ऊपर जो ना फैक्ट्स मैटर नहीं करते, दे आर जस्ट दी ओपिनियंस। इफ आई लाइक समथिंग आई यू, इफ आई डू नॉट लाइक आई विल स्टॉप इट। और जो हमें हमारा दीन कहता है वो कहता है कि जब भी आप कोई चीज़ किसी से शेयर करना चाहें तो उसकी तहकीक कर लिया करें कि ये ठीक है या गलत है। बट बहुत ही रेयर लोग कोई इस पे अमल करते हैं कि तहकीक के बाद कोई चीज़ अपलोड करें या शेयर करें किसी के साथ। व्हाट्सएप पे बेताशा मैसेजेस आपको दिन भर में आते हैं, उनमें से 80% झूठ होते हैं, किसी काम के नहीं होते। ठीक है, लोगों ने हदीसें भी खुद बनाई हुई हैं और कॉल भी खुद ही बनाए हुए हैं, हर कॉल हजरत अली का एक शेवा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमने सोच समझ के करनी होती है। Particular about these sources whenever you try to read and forward। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली, मैंने सिर्फ टाइप किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो आई गॉट अराउंड 30 मिलियन वेरियस सर्चेज कि इसमें इतने आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो क्या मैं इतनी चीजें पढ़ सकूंगा? नेवर। सो मुझे सिलेक्टेड सोर्स पे जाना चाहिए। सिलेक्टेड सोर्स के लिए आई नीड टू सी सम ऑफ द स्पेसिफिक सर्च इंजन्स। जितना स्पेसिफिक सर्च इंजन पे जाएंगे,
सबसे तो अच्छा ये है कि सुपरवाइजर आपको कहे यार ये फोल्डर है 4 पेपर्स है, बस ये 4 पेपर पढ़ लो आप, या 5 है ये पढ़ लो, या 6 है ये पढ़ लो, तो आप बड़ा आराम से उन पे टाइम लगा के उनको डेप्थ में पढ़ सकते हैं। ठीक है शमसुद्दीन? तो लेकिन ये कि ऐसा होता नहीं है ना, मुश्किल है। तो सिलेक्टेड सर्च इंजन्स के लिए यू नीड टू गो ऑन टू सम ऑफ दी ऑथेंटिक सोर्सेज, और वो स्पेसिफिक डेटाबेसेस है, और जब वो स्पेसिफिक डेटाबेस पे हम जाते हैं तो इनफैक्ट वी आर यूजिंग अगेन द इंटरनेट बट विद कंट्रोल्ड एकेडमिक सोर्सेज, और वो आई हैव मेंशन्ड फ्यू हियर फॉर डिटेल्ड आर्टिकल्स। जिससे मैं पहले भी शायद थोड़ा सा बता चुका हूँ कि आप साइंस डायरेक्ट पे चले जाएं, एक्सप्लोरर पे चले जाएं, उसके अलावा कुछ सोर्सेज हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, एप्सको, एमरल्ड, इंजेंटा, नेस्ली, ये सोर्सेज से आप सर्च करें। यहाँ से आपको कम चीजें मिलेंगी, टू द पॉइंट मिलेंगी और क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी। सिमिलरली बिट्स इंस्पेक्ट, वेब ऑफ साइंस, ये वो सोर्सेज हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट तक चीजें आपको बताते हैं, टाइटल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो लाइक अगर ये फुल टेक्स्ट आर्टिकल है और से इनकी एक्सेस तो आपको यू कैन गेट थ्रू योर टीचर्स, योर लाइब्रेरीज, मे बी यू कुड गेट मेंबरशिप योरसेल्फ, यू कैन कांटेक्ट योर कोलीग्स, तो इनके थ्रू आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जैसे हमारे H9 में डिजिटल लाइब्रेरी है, उधर जाके डायरेक्ट बैठ के भी आप जो सर्च करना चाहें ऑल दी डेटाबेसेस की एक्सेस वहाँ पे आपके पास है। अच्छा, मैं इन पे अगर चला जाऊँ, फॉर एग्जांपल नेस्ली का ये फ्रंट पेज है, इसको आप सर्च करें, इट विल गिव यू द फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स। इस तरह से एप्सको, बिट्स, एंजेंटा, एमरल्ड, साइंस डायरेक्ट, इनके भी अपने अपने वेब पेजेस हैं। दिस इज द एप्सको फ्रंट पेज, इस पे सर्च करें आप, यू कैन डाउनलोड द पेपर्स। और जैसा मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट और रेफरेंसेस के पर्सपेक्टिव से करना है तो बिट्स इंस्पेक्ट एंड वेब ऑफ साइंस, तो समथिंग लाइक दिस विल अपीयर। और इसमें आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के पर्सपेक्टिव से आप सर्च कर सकते हैं, और इस तरह से आपको एब्स्ट्रैक्ट नजर आएंगे आप। तो इनको देख के मतलब इनकी अगर आप मेंबरशिप ले तो ये मेंबरशिप थोड़ी कम कॉस्टली है, जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आता है आपको, क्योंकि हर चीज आपने शायद डाउनलोड करनी भी नहीं होती, पहले पढ़ के और फिर आप डिसाइड करते हैं यार कि ये एक पेपर है जो मुझे चाहिए, 10 आप सिर्फ देख लेंगे। तो मे बी इट्स अ गुड हैबिट टू हैव मेंबरशिप्स ऑन दीज फोरम्स। लाइक IEEE की मेंबरशिप का फायदा मैं आपको बताऊं कि IEEE की मेंबरशिप अगर आप ले लेते हैं, इट्स जनरली $18 से $20 पर ईयर है। इट्स अराउंड 4-5 thousand रुपीज, कि आजकल एक शायद जूता भी 5,000 का नहीं आता, राइट? तो इतने पैसे अगर खर्च कर ले और एनुअली करते रहे तो इनके स्टेजेस हैं। आप लोकल चैप्टर्स के अंदर हिस्सा रहते हैं बहुत सारी जगहों के अंदर, IEEE का इस्लामाबाद चैप्टर है, सेक्शन है, दे विल इनवाइट यू ऑन मेनी फंक्शंस एज वेल एज वंस यू ग्रो 3-4 साल के बाद यू कैन कॉल योरसेल्फ एज सीनियर मेंबर IEEE। आपको वो उनका एक ऑथराइजेशन लेटर सर्टिफिकेट मिल जाता है, अपने टाइटल के साथ आप लिख सकते हैं तारिक हमीद कॉमा सीनियर मेंबर IEEE, इट हैज एन इट्स ओन इम्पैक्ट। एंड देन उससे और ग्रो करते हैं तो IEEE फेलो भी आप डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ये वो स्टेजेस हैं जो कि हायरार्किकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, और ऐसे लोगों को इस सर्च पे रखते हैं, उनकी अपनी अपॉइंटमेंट्स उस चैप्टर सेक्शन की होती हैं, वो आपको इन्वॉल्व भी करेंगे अगर आप थोड़े से वो हैं एम्बिशियस हैं, और उनके साथ काम कर सकते हैं, और आपको मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स पे विच आर पेड अपॉइंटमेंट्स, दे कीप यू ऑन दोज एज वेल। तो ये एक साइट पे आप ये चीजें साथ कर सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग टू डू, स्पेशली अगर आप वो आप कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको बताया ना कि वो मैं क्लास में आप एक आध दफा शायद नहीं आई, हमने डिस्कस किया हुआ है। साई हब इज अ सोर्स, इसको हम डार्क वेब कहते हैं। साई हब जो है उसमें जब आप लॉग इन कर जाएंगे, बट जैसे ही उसको लॉग इन करते हैं ना, आप उसको यस क्लिक करते हैं, आप उसे हैंडशेक कर लेते हैं, आपका सिस्टम हैंडशेक कर लेता है। तो जब वो हैंडशेक कर लेता है तो वो आपको पेपर जरूर देता है, साथ ही आपके सिस्टम के अंदर जितने रिसर्च पेपर्स हैं वो भी अपलोड है, ताकि और कोई बंदा, अगर तीसरा बंदा कोई इसको रिसर्च पेपर चाहिए हो तो वो यहाँ से आपके रिसर्च पेपर वो इस तरह ही कलेक्ट कर रहा है ना, डाटाबेस बना रहा है। सो वो और फिर वो उसकी प्रॉक्सीज चेंज होती रहती हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है, फिर आप दोबारा कहीं और जाएंगे, वो कहीं और बनाते हैं। तो वो उस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अगेन फॉर समबडी जो कि कोई खर्चा नहीं करना चाहते या उनकी सोर्सेज नहीं है, उसके लिए अच्छी सोर्स है, आप यूज कर सकते हैं साहिब। इसके अलावा एक लाइब्रेरी भी है, मुझे समबडी वाज टेलिंग मी, उसके ऊपर भी आपको बुक्स और रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं।
है उधर से बुक्स मिल जाती सारी पीडीएफ। आई डोंट नो अगर कोई एक इस तरह की सोर्स भी है तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, सही है। इट्स अ पुअर मैन सोल्यूशन कि अगर आप वो उस पे जाते हो तो वो आप बिल्कुल करें। सो इस पर्सपेक्टिव से सर्च इंजन्स को देखते हुए अपने आइडिया को आप रिफाइन कर सकते हैं, और क्रिटिकली जब आप पेपर शॉर्टलिस्ट कर लें तो क्रिटिकली पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि उसके अंदर से काम की इन्फॉर्मेशन निकल सके, क्योंकि वही आपने आगे फिर प्लेस करनी है अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में, लिटरेचर रिव्यू में। I'll show you our literature review now, क्योंकि अभी मैंने आपको टास्किंग एक इंट्रोडक्शन की दे दी है। लिटरेचर रिव्यू विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट वीक, उसके अगले वीक में, बट I'll show you कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा जाता है। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, देन वी मूव फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अब आपने सोचना है कि मैं कब रुक जाऊं और लिखना शुरू करूं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने चीजें पढ़ ली हैं, अब ठीक है, अब आपने उसके ऊपर कुछ अपनी इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर भी करनी है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से वन मस्ट बी एबल टू critically read a paper and then accordingly write something. So writing में मैंने आपको जो पहली चीज बताई है, जिसमें हर वीक में हम एक सेक्शन ऐड करेंगे, वो ये है कि इस वीक में आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। उसके नेक्स्ट वीक में आप फिर लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे अपने ही रिसर्च पेपर्स का जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हुए, और उसके नेक्स्ट वीक में आप लिखेंगे प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी जो आप फॉलो करना चाहते हैं। तो ये तीन चीजें आपने वीक बाय वीक लिखनी है। अंसार बेशक नोट करने हैं अपने ग्रुप में, आप शेयर कर लीजिएगा कि टास्किंग आपके जहन में हो। प्रेजेंटेशन वाले काम अलग से चल रहे हैं, ये चीज अलग से चल रही है, तो शेयर इट विद एवरी स्टूडेंट हूसोएवर इज, जो डीएल स्टूडेंट्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप बाकियों का भी तक भी कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ तक अगर कोई किसी का क्वेश्चन है और अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप पूछें। ऑल क्लियर है? ओके, लेट मी शो यू। अब हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू चूंकि हमने लिखना है उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, जनरल कुछ गाइडलाइंस फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू पर्सपेक्टिव। वंस यू विल राइट इट डाउन, आप मुझे जब शेयर करेंगे, देन विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स व्हिच यू हैव रिटन। उसमें क्या ऐसे मसले हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए थे और आपने गलत किए या वो ठीक होने चाहिए थे। सो लेट मी ओपन अ रिसर्च पेपर। ये ऑनलाइन ही देख लेते हैं आपसे। चलिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं मे बी IEEE एक्सेस। अच्छा जी, ओके, सो लेट्स ओपन दिस रिसर्च पेपर। अच्छा देखिए, अब देखें ये दिस इज वन ऑफ देखिए इंट्रोडक्शन सेक्शन, अगर मैं आपको जस्ट फॉर योर रेफरेंस दिखाऊं तो इसमें देखिए इसके अंदर प्योरली बात की हुई है कि ये जो प्रॉब्लम है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, टाइटल अगर आप देखो, सो इट्स अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों ने लोगों उसमें प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं ना बहुत चीज़ों के बारे में। ओके जी, किसी मुल्क की आर्मी के बारे में प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे, एक लोग होंगे जो कि जिनको हायर्ड होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, या कोई फॉर एग्जांपल सेपरेटिस्ट कोई मूवमेंट है, वो अपने लिहाज से लोगों को हायर कर लेगी ताकि लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचे, वो उससे इंस्पायर हो। मे भी कुछ लोग अच्छे भी हैं, वो भी कहेंगे यार ये काम शायद ठीक है। तो लोगों के ब्रेन वॉशिंग के परस्पेक्टिव से बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये पहले जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेक्शन है उसमें उसी को हाईलाइट किया हुआ है कि ये प्रॉब्लम क्या है
इस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस क्या है, मींस कैसे कैसे लोग इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम कैसे करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात की है यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। देखें अब ये आखिर में अगर आप देखो ना, जो हम काम करना चाह रहे हैं वो कैसे करना चाह रहे हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हुए हुए हैं लास्ट एक दो पैराग्राफ में, उनके बारे में डिटेल दी हुई है। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ प्रपोज्ड मेथड इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट फीचर एक्सट्रैक्शन एंड सम अदर पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, विद दिस पर्सपेक्टिव कि हम क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं, और बाकी फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन कम्स द रिलेटेड वर्क। नाउ इफ वी गो ऑन टू द रिलेटेड वर्क, लेट्स सी कि हम कैसे लफ्ज़ों को मिन्स करेंगे, या कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमें बनाने चाहिए जिससे हमारा जो आइडिया है वो थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो सके। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो लिटरेचर रिव्यू में आप जो पेपर पढ़ते हो उसके अंदर से उसका सेंट्रल आइडिया पिक करते हैं। एम ये होता है, यहाँ जो पंच लाइन्स हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द रिलेटेड सोल्यूशन वो पिक करना है आपने, along with its फ्यूचर डायरेक्शंस। ठीक है, क्या ये काम हुआ है, ये इस तरह से हुआ है, बट इसके अंदर कुछ ये फिनोमेना है जो कि अप्रोप्रिएटली हैंडल नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स है या ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगेन दैट रिसर्च पेपर विल टेल यू फ्रॉम इट्स कंक्लूजन सेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम, या रिजल्ट सेक्शन में उसने मेंशन किया होगा, बट आपने वो फिगर आउट करना है। और फिर उसको बताते हुए आप मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि कैसे बताऊं। एक तो ये ना कि जी इन 1 ऑथर ने ये कहा, इन 2 ऑथर ने ये किया, इन 3 जो रेफरेंस नंबर है ऑथर ने ये किया। एक मोनोटोनस रूटीन आप फॉलो करें, लेकिन मोनोटनी जो है वो किसी भी चीज में ठीक नहीं होती। एक ही टोन में बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड चेंज योर टोन। कैसे, लाइक मैं आपको इधर कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि रेफरेंसेस कैसे लोगों ने दिए हैं या देने चाहिए। अच्छा देखिए यहाँ पे आप इधर आखिरी पैराग्राफ में अगर आप देखें, विजिबल है या विजिबिलिटी नहीं है? देखिए ये लास्ट पैराग्राफ जो है सिर्फ मुझे सामने है, इसलिए मैंने कहा कि इसको पहले दिखा दिया जाए। और इससे ऊपर भी एक पैराग्राफ है, चलें यहाँ पे आ जाते, या चले ऊपर से पूरा ही आपको फिर लगाई गए तो हम देख। ये फर्स्ट के ऊपर हम चले जाते हैं। आई होप विजिबल है। देखिए इसमें ये कि शाह वुड बी द फर्स्ट ऑथर, एटल मींस एंड अदर्स, ये आपका ग्रीक वर्ड है, एटल इस तरह ही लिखा जाता है। और आगे लिखा है दे क्रिएट अ मल्टीलिंगुअल सेंटिमेंट लेक्सिकन विद इंटेंसिटी वेट्स टू क्लासिफाई अला बला बला बला, और आखिर में रेफरेंस दिया हुआ है 7। ठीक है, दिया हुआ है ना, ये समझ आ रही है। हमें इसकी डिटेल से गर्ज नहीं है क्योंकि आपका टॉपिक नहीं है ना, आप सिर्फ इससे जो सेंट्रल आइडिया वो पिक करने की कोशिश करें कि क्या बात की है जी कि कुछ लोगों ने एक काम किया और उसका रेफरेंस है, तो आपने भी ऐसा काम करना होगा ना कुछ बताना होगा जी के। ठीक है शमसुद्दीन, थोड़ा सा आगे होके बैठोगे ना तो मुझे जो काफी देर से जो कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारी रुक जाएगी कोशिश। एक क्लास में बंदे कम है, आप फौरन नजर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा मुंह फूलना शुरू करता है ना, मुझे नजर आना शुरू हो जाता है जो सामने कुछ कोशिश कर रहे हो। अब वो मसला ये है कि आजकल वो मास्क भी नहीं है ना, उसने पहना हुआ है मास्क तो उसको फायदा है, वो कर सकता है। लेकिन बाकी जिसने नहीं पहना हुआ वो ही और शी कैन इजीली बी क्लासिफाइड क्यों। तो अच्छा जी, सो ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कैसे बयान have given something, तो they create a multilingual sentiment। यहां से आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो ये कि इसके अंदर आप देखोगे कि predominantly present tense यूज हुआ होगा। सेंटेंस मेकिंग में there is no past tense, I repeat there is no past tense, so when you write avoid past tense and future tense, always write in present tense because you are reading currently today's world। आज पढ़ रहे हैं पेपर, ये नंबर 7 हो सकता है 1950 का हो, बट आप इससे जो चीज एक्रू कर रहे हो वो आज कर रहे हो, तो यू विल से फॉर टुडे।
तो इसलिए यहाँ जो लिखा हुआ है वो देखें, अगर आपको नजर आ रहा है, आई एम श्योर सबको, रिटर्न के क्रिएट वो करते हैं, किया है, इट्स अ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है ये, सही है। और स्टार्ट किया है ऑथर्स के नाम के साथ और आखिर में रेफर दिया हुआ है और बीच में उसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आइए, देखें नेक्स्ट जो बंदों की बात की हुई इसी पैराग्राफ के अंदर, और साइज बड़ा कर लेते हैं। अब देखें क्या चेंज किया टोन, मोनोटनी नहीं, अब ये नहीं लिखा शेज एटल, बल्कि लिखा शेज एंड फेलो वर्कर्स, टोन चेंज की है। प्रेजेंट और रिव्यू ऑफ समथिंग और आखिर में उसका रेफरेंस दे दिया, टोन चेंज किया, अगेन सेंट्रल आइडिया डिस्क्राइब किया है, रेफरेंस दिया है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट में देखें, इसी के बारे में कुछ और डिटेल है, वो जो 8 की है कि टू एड्रेस द इशू ऑफ कंटेक्चुअल पोलैरिटी फला फला फला, अच्छा नहीं चेंज हो गया, टू एड्रेस दी, अब देखें टोन फिर चेंज की है, ये काम किया रिचर्ड एंड को ऑथर्स ने, तो ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन स्टार्ट कैसे किया, टू एड्रेस द इशू ऑफ कंटेक्चुअल पोलैरिटी, अ सेंटिमेंट बीइंग पॉजिटिव इन वन डोमेन, नेगेटिव इन अदर डोमेन, Richard and co-authors adopt hierarchical classification in text mining. They use dash 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 और आखिर में रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स के बाद नंबर 9। ये तीसरा पेपर डिस्कस हुआ है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट टोन में, एक स्टैंडर्ड वो नहीं कर रहे हैं, पहले में लिखा था एटल, दूसरे और स्टार्ट उसी के नाम से किया, दूसरे में एंड को वर्कर्स उससे स्टार्ट किया, तीसरे में पहले प्रॉब्लम बता दी और फिर लिखा जी के रिचर्ड और उसके को ऑथर्स ने, अगेन इधर भी वर्ड डिफरेंट किए, वेरी किए और अकॉर्डिंगली सेंट्रल आइडिया डिस्क्राइब किया हुआ। तो इससे एक ही चीज है, बट सिनोनिम्स है और इनको आप मोनोटनी अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखें, फिर जाऊ यू एटल दोबारा आ गया, तो मे बी रिपीटिशन इज देयर, बट आफ्टर सम टाइम तो पढ़ने वाला उससे थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, उसको ब्रेक मिलती है। और अब नीचे आते हैं, देखें नीचे के अगला अगला पैराग्राफ चले जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ में there are some other interesting approaches found in the literature to solve above mentioned issues like 13, अब यहाँ पे पेपर डायरेक्ट मेंशन नंबर पेपर है जो कि यूज करता है हैशटैग एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स इन ट्वीट्स, while authors, देखिए फिर चेंज कर गए, while authors in 12, ये बिल्कुल पहले वालों से डिफरेंट है, suggest a text pre-processing framework for text mining on big data infrastructures to reduce the computation time। फिर चेंज कर दिया, विभा एंड कोलीग्स, ये चौथा सिनोनिम आ गया, नॉट ना ही एटल है, ना ही को वर्कर है, ना ही फेलो रिसर्चर है, एंड कोलीग्स। अगेन यू फील रिलैक्स वंस यू गो थ्रू, आपको पता लग रहा है कि डिफरेंट टोन में बात हो रही, ठीक है जी। सो माय पॉइंट टू हाईलाइट दिस, ये नीचे तक चलते जाएंगे इसी तरीके से हुआ, नीचे देखें अगले पैराग्राफ में, इन अनदर वर्क 4, बिल्कुल एक नई टोन में बात हो रही, tweets are analyzed to detect spikes in social tension triggered by racial abuse dash 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 in this work। फिर उसके ऑथर को भी लिया है, पीट हैव प्रूव्ड दैट यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्सेशन एनालिसिस, कोई एक बात हो रही है, फिर नीचे बात फिर चेंज कर दी, वायलेंस 16 इन्वेस्टिगेट अ चैट लॉन्स, द ऑथर्स इन 3। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया, ओके, यू नीड टू यूज सिनोनिम्स, मोनोटनी तोड़नी है, सेंट्रल आइडिया डिस्क्राइब करना है along with reference, और इस तरीके से आपने अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर से चीजें यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में डालनी होंगी। तो ये एक सेक्शन है, आपका प्रपोजल डॉक्यूमेंट है उसमें भी ये सेक्शन आएगा, तो आपने अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 15 रिसर्च पेपर्स, अराउंड 15 रूल ऑफ थंब है, 15 से 20 रिसर्च पेपर्स आपने लिटरेचर रिव्यू में डिस्कस करने होते हैं, 15 to 20, ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट ये खुद लिखने हैं, ये कहीं से कट पेस्ट नहीं करने के, किसी और का लिटरेचर भी लिखा है वहां से उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया, वो नहीं, वो फौरन गलतियां इतनी होंगी आप उसको ठीक ही करते रहेंगे। पढ़ें लिखें, पढ़ें लिखें, पढ़ें लिखें, और उसके बाद दोबारा गो थ्रू करें कि कोई गलती तो नहीं मैंने की इसके अंदर। तो यहाँ से चीज समझ आई है, कुछ अकल गेन हुई है? और उससे रिलेटेड बेसिकली हमने जब लिखेंगे तो उसके लिए आप रिलेटेड, आप देखिए अपना सोल्यूशन आपने देना है ना, तो उस सोल्यूशन तक आने के लिए आपने लोगों के सोल्यूशंस पढ़े हैं, वो यहाँ पे आएंगे। अब वो जितने पढ़े हैं आपने, वो बेस लाइन से पढ़े हैं, वहां से भी देख सकते हैं आप, अगर उसके अलावा भी पढ़े हैं, सूरत उसके अलावा पढ़ने, तो वो 15-20 रिसर्च पेपर्स आपने
इधर आपने तरतीब से प्लेस करने और वो आखिर में रेफरेंस सेक्शन में फिर प्रॉपरली आ जाएगी। लेकिन इसमें किसी और के काम को कट पेस्ट नहीं करना है, अपना काम लिखना है, आपने अपनी जुबान में लिखना है। और जैसा मैंने कहा कि इट हैज टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। यू सी ऑब्जर्व देयर इज नो पास्ट टेंस एनीवेयर, इट्स ऑल प्रेजेंट टेंस। सो यहाँ ये गलती लोग बड़ी कॉमन करते हैं, जिसे जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है वो पकड़ लेता है, जो गोरा होता है ना उसे बुरा लगता है। लाइक अगर आपके सामने उर्दू में बात की जाए और कोई कहे दरिया बहती है, तो आप कहेंगे गलत उर्दू बोल रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब आप ये इस तरह की गलतियां करते हैं, तो जो अंग्रेज है वो जब इसको पढ़ेगा वो ये ठीक बात नहीं कर रहा, लेकिन ठीक नहीं रहा। तो अगर आप इस तरह की उर्दू पढ़ें खुद किसी की लिखी हुई, तो आप पेपर से एक पेपर की फॉर्म में लिखा हो, तो आप कहेंगे यार ये गलत, सब कुछ है, सारा गलत है, काट काट देंगे सारा कुछ। और दो टेक्निकल कंटेंट शायद अच्छा भी हो, तो टेक्निकल कंटेंट से ज्यादा आपको फोकस प्रेजेंटेशन पे करना पड़ता है। टेक्निकल कंटेंट थोड़ा वीक भी हो चल जाएगा, प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए। मेहनत करें, और इसके लिए एक अच्छा टूल है ग्रामरली का। है किसी के पास एक्सेस आप में से? सॉरी, ट्रायल वर्जन देख लें, या वाल ग्रामरली अगर आप अगेन इट्स अ गुड टूल टू यूज फॉर योर किड्स एज वेल। आप यू कैन प्रोक्योर इट ईयरली, उसकी होती है, कहीं भी नहीं है इस वक्त, नस्ट में भी नहीं है, बट लेकिन ये कि अच्छा टूल है, उसको अगर आप चाहें, अगर कि आप उसको पेड वर्जन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अराउंड मेरा ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अराउंड 40,000 पर ईयर। तो तारिक हमीद जो वो आपको वो फंड कर देगा। वैसे एजुकेशन सेक्टर में तो होगा, है ना? तो आप इनको भी भेज सकते हैं, आपको ठीक करके भेज देंगे। regarding the proposal. हाँ। The whole proposal will be presented first. Some of the area will be presented. आपका सवाल रिपीट करें, नहीं समझ आया मुझे, क्या कह रहे हो? सर आपने लिटरेचर रिव्यू में कह दिया कि जितना जो नैरेटिव डिस्क्रिप्शन जिस तरह प्रेजेंट टेंस होता है सर, इसमें प्रेजेंट टेंस हो विद द होल प्रपोजल व्हिच विल बी सबमिटेड सर, तो ये सारा के सारा प्रेजेंट टेंस में होगा। आप जब लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कहीं कोई फ्यूचर टेंस यूज करना है या नहीं करना। वैसे ज्यादातर इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस विद द पैसिव वॉइस टोन। एक्टिव में भी आई वी यू नहीं यूज करते, इट इज स्टेटेड, ऑथर स्टेट, समथिंग लाइक दिस। मेथोडोलॉजी में आ जाएंगे तो वहां तो हम इन डिटेल प्रपोजल में नहीं जाते, क्योंकि बाद में जब रिसर्च होगी तो उसमें डिटेल तो वहां भी प्रेजेंट टेंस यूज करें ना। हाँ, प्रेजेंट टेंस। आपका कोशिश होनी चाहिए कि आई शुड राइट एंड रीड इन प्रेजेंट। फिर सब जुमले को समझ के मे बी उसको एक दफा वेट करें कि क्या इधर मुझे कहीं फ्यूचर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ये जरूर पेपर में आप देखेंगे कि पेपर जो आप पढ़े होगे ना, उसमें ये आपको पास्ट टेंस नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग लिखते नहीं है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, फिर आप कुछ भी लिखें, नोबडी केयर्स अबाउट दैट, कि ठीक है यार ये तो वैसे ही बंदा एस्टेब्लिश्ड है। बट टू स्टार्ट लर्निंग सम प्रोसेस, दिस इज द वे टू स्टार्ट डूइंग इट। लेटर ऑन यू कैन इन योर करियर्स यू कैन चेंज। आप फॉलो करें जो आपके दिल में आए वैसे करें, बट अभी आप इसको इस तरह ही फॉलो करो, प्रेजेंट टेंस में लिखें। इट विल मेक थिंग्स इजियर। और कोई सवाल? तो ग्रामरली की मैं बात कर रहा था कि उसको यूज करें। उसका एक पुअर मैन सोल्यूशन भी है। पुअर मैन सोल्यूशन ये है कि यू कैन ओपन दी जीमेल, मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू एनी अनपेड वर्जन। अनपेड वर्जन में ना चीजें कुछ नुकसान भी करती हैं, वो आपकी कुछ चीजें अननेसेसरी कट पेस्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन प्लेस कर देते हैं, वो प्लेजरिज्म में आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाद में हम देखेंगे भी। सो अब एक बेहतर चीज ये है कि यू कुड डू समथिंग लाइक दिस, दैट मे बी इफ यू ओपन द जीमेल अकाउंट, तो आप जीमेल अकाउंट में जो मेल अपनी बनाते हैं, मैं कंपोज कर लूं अगर यहाँ पे, ठीक है, एंड से इफ आई कट पेस्ट माय पैराग्राफ ओवर हियर, कोई एक पैराग्राफ मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ। say how to get it. Let me open a written paragraph जो मैंने पहले लिखे से एक HEC वर्कशॉप में हमने, या एक फंडिंग प्रपोजल लिखा था, उसके अंदर से ESF प्रपोजल्स में पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। Okay, let me open this.
अच्छा जी, देख यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। मुझे अब ये यहाँ ठीक है, इसकी अंग्रेजी सब ठीक लग रही है ना, बट हो सकता है इसमें कोई इशू हो, लाइक आर्टिकल का यूजेज, ए एंड द का इस्तेमाल, एपिस्ट्रॉफी, इस तरह की चीजें, या कोई अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, फ्लो में इशू हो, यहाँ पे हो सकता है। तो मैं से एक पैराग्राफ उठाता हूँ, लेट्स सी कि शायद इसके अगर ये ठीक है तो ठीक है। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जाके, जस्ट टू चेक कि ये ग्रामरली पर्सपेक्टिव से ठीक है। इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब देखें, इसने मुझे यहाँ कुछ इंडिकेशन दी हैं, दी इंडिकेशन इसने कुछ। अच्छा, मैं अब जाके देखता हूँ कि वो क्या कह रहा है। सही, इधर मैं देखता हूँ इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑफ अ पैंडेमिक होना चाहिए यहाँ पे, नॉट ऑफ पैंडेमिक। तो मैं इसको ठीक कर लूंगा। फिर यहाँ कह रहा है टू लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, इधर भी गलती है, टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, दिस इज द करेक्ट वे। तो देखें, ये पैराग्राफ वहां ठीक था, 2 गलतियां इसके अंदर, और ये फौरन हाईलाइट होती है, ये बिल्कुल उस तरह दरिया बहती है। ठीक है, तो मेक यूज ऑफ ग्रामरली टू इंप्रूव अपॉन योर अंग्रेजी कंटेंट। ऑल्दो आर अंग्रेजी इज मच बेटर, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि अंग्रेजी ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वी आर द बेस्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। दुनिया में इतनी अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं बोलता। नहीं नहीं नहीं, बाय बर्थ भी नहीं बोलते, वो बोलते ही नहीं है। आप फ्रांस में चले जाएं, वो फ्रेंच बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। आप जर्मनी चले जाएं, वो डच बोलेंगे। आप स्वीडन चले जाएं, वो स्वीडिश बोलेंगे। आप नॉर्वे चले जाएं, नॉर्वेजियन बोलेंगे। आप हॉलैंड चले जाएं, वो डच बोलेंगे। आप टर्की में एक लफ्ज अंग्रेजी का आप जाएंगे, पूछेंगे, वो आपकी शक्ल नहीं देखेगा कि यार ये सवाल क्या कर रहा है, टर्किश नहीं आती। चाइनीज, कोरियंस, जापानीज, नोबडी, दे टॉक देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी जुबान में बात करते हैं। सिवाय हम लोगों के, कि हमें उर्दू जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमें उर्दू में अंग्रेजी के लफ्ज याद आने शुरू हो जाते हैं, या उनका तर्जुमा ही समझ नहीं आता कि क्या बोलूं इसकी जगह में। ये एक मसला है। लेकिन चले, वो एक अलग चीज है कि हम अपनी जुबान को भी प्रमोट हमें जरूर करना चाहिए और उस पर फख्र करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं से जो कहना चाह रहा था कि अंग्रेजी हमारी बहुत अच्छी है, बट ये चीजें देखने की जरूरत है, इसमें हम कमजोर होते हैं, तो इनको हमने देखा। वो अंग्रेजी जुबान में मतलब जब आप एक अपने अपने करियर में आगे जाते हैं तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी, चूंकि लिटरेचर अंग्रेजी में ना, तो उनको समझ तो आ रही होती है कि क्या है। तो वो से जिस तरह आप बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बच्चा 5-10 साल का होता है तो अपनी बात समझा लेता है आपको, तो वो अपने अंग्रेजी डिपार्टमेंट को बात समझा लेते हैं, यार कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, या ये मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी है, इसकी अंग्रेजी ठीक करो। फिर वो ठीक करते हैं अंग्रेजी, फिर वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। नहीं, क्रिएटिव में करते हैं, they do it and then they write in some tutti frutti अंग्रेजी, give it to their departments, give it to the language polishing services and they improve it. इनके हर यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज पॉलिशिंग एजेंसीज की मेंबरशिप होती है, वो उनको उनके स्पेशलिस्ट ये काम करके देते हैं। तो ये जो आपको इतनी अच्छी अंग्रेजी नजर आती है, ऊपर नाम लिखा होता है चाइनीज, कोरियंस का, वो उन्होंने खुद नहीं लिखी होती। बहुत ही रेयर, अगर वो खुद कहीं ऐसी जगह पे रहा है कि उसको अंग्रेजी इतनी अच्छी आती तो वो लिखेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम दे आर डिपेंडेंट अपॉन वेरियस सोर्सेज। बट ये कि हम अच्छी लिखते हैं, हमें जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हमने उसको सारा फिगर आउट करना है। ठीक है, तो जिनकी वीक भी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस हवाले से जरा अपने आप को आपने देख लेना जी। तो और कोई सवाल यहाँ पे है तो बताएं, एनीथिंग। ओके, सो अब मेरे ख्याल में वी क्लोज फॉर टुडे सेशन नहीं रखते। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप ने नोट कर ली होंगी, और आगे कम्युनिकेट भी काइंडली कर दीजिएगा। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो इम्प्रूव करनी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन साथ साथ इम्प्रूव करते जाएं। जब मैं प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लूँ तो आप उसमें यू शुड बी ऑन टॉप। और दूसरा, मैंने आपको राइटिंग के पर्सपेक्टिव से एक टास्किंग दी है, उसमें 1 वीक का टाइम है, तो आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखना है और वो मुझसे शेयर करना है। और पेपर अगली क्लास में पेपर तो नहीं है, क्लास होगी ना, तो अगली में पेपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक, क्या है? ठीक। स्लाइड्स का जो कंटेंट है इसमें सिर्फ कंसेप्चुअली होगा ना, मतलब ये मैं आपको कराया नहीं। नहीं, नथिंग, इट्स ओपन बुक ओपन नोट्स, माय पेपर्स आर ओपन बुक ओपन नोट्स, यू कैन ब्रिंग योर नोट्स, नो मोबाइल फोन, लैपटॉप ओपन नहीं होगा, मोबाइल फोन ऑन नहीं होगा, बट नोट्स लिए या प्रिंटेड फॉर्म में वो आप कर सकते हैं कंसल्ट, और ओपन बुक ओपन नोट्स तो वो करें हम। तो नथिंग टू रिमेंबर।
और कोई चीज एनीथिंग जो कोई क्वेश्चन या डाउट है किसी का? टॉपिक्स पे कुछ अब प्रेजेंटेशन देनी है आपने मुझे, तो वो कौन कौन लोग हैं? जो अभी आप 2 लोग हैं, आप दे चुकी हैं, टॉपिक अप्रूव हो गया था आपका। करेक्शंस लगा लें जो अभी मैंने सबको बताई हैं, ठीक है? वो तो सर मैं भी टॉपिक अप्रूव हो गया था? अच्छा, तो अगर टॉपिक अप्रूव हो गया तो ठीक है। कुछ लोगों की जिनका बिल्कुल नहीं था, तो मेरा एम ये था कि डीएल स्टूडेंट्स का था और कुछ जो पहली दफा क्लास में अगर आ रहे हैं तो सही, सिर्फ मींस यू आर ओनली वन हु इज लेफ्ट। तो आप रुक जाइए, बाकी जाना चाहे तो जा सकते। Okay.